स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मैक्स मौत को टक से छू के निकल गई थी और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहां पर हम जॉन विल माइक को देखते हैं जो कि उस एजेंट को संभाल रहे थे। आर्गिल का काम यहाँ पे बस गाड़ी चलाने का था। वो बुरी तरीके से डरा हुआ था कि उसकी गाड़ी के अंदर एक ऑलमोस्ट मरने वाला इंसान पड़ा है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इनके पीछे काफी सारी गाड़ियां आ रही है, हो क्या रहा है। ये एजेंट मरने से पहले कहता है कि तुम्हें उस लड़की के पास जाना पड़ेगा, यानी कि ये एजेंट एल के बारे में बताता है और कहता है कि इस नंबर पे कॉल करो। सारे बच्चे कुछ ना कुछ पेपर वगैरह ढूंढने लग जाते हैं कि एजेंट जिस नंबर के बारे में बता रहा है वो ये लड़की लिख पाए। एजेंट यहाँ पे नीना के बारे में भी बोलता है, लेकिन ये बच्चे नीना प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं समझ पाते और नंबर बताने से पहले ही वो अपना पेन देके एजेंट यहाँ पे मर जाता है। और पीछे इतनी सारी पुलिस आ रही थी कि जॉन यहाँ पे आगिल को कहता है कि यहाँ से गाड़ी मोड़ो, बस कुछ भी करके ऑन ट्रैक चलो। यहाँ जितनी भी आर्मी आई थी वो जॉयस के घर के अंदर घुस चुकी थी। सब मिलके एल को ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे ना एल मिलता है, ना उसका कोई भाई बहन मिलता है, ना ही जॉयस मिलती है। पूरा घर खाली था। आर्मी वाले पूरे घर को तलाशते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक लेटर मिल जाता है जो कि माइक ने मोड़ के वहीं फेंक दिया था। उसमें एल ने लिखा था कि मैं वापस से हीरो बनने जा रही हूँ। एक एजेंट जो कि मरा नहीं था वहाँ पे वो इंजर्ड पड़ा था। जनरल आके उसी एजेंट से पूछता है कि बताओ आखिर बच्चे कहाँ गए हैं और एल इस टाइम पे कहाँ है, लेकिन एजेंट कुछ नहीं बताता। सीन शिफ्ट होता है एल पे, जिसे डॉक्टर ओन्स अपने साथ में नेवेटा ले आए थे। ये लोग काफी दूर ट्रेवल कर चुके थे और शहर से बहुत दूर थे, जहाँ पर एक दरवाजा था। आगे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये एक लैब है। हर कोई बस एल को ही देख रहा था। एल पूछती है कि हम कौन सी जगह पर है और ये सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं। डॉक्टर ओन्स कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं इन सब ने अपनी फैमिली छोड़ दी है, ये सब बस काम करना चाहते हैं और ये तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं, तुम इन सब की हीरो हो। आगे जाने के बाद डॉक्टर ओन्स एल को बताते हैं कि हमने तुम्हारी पावर्स के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम नीना प्रोजेक्ट है। असल के अंदर ये एक बहुत बड़ा ड्रम था, वही ड्रम जिसके अंदर हमेशा से ही एल को डुबाया जाता था, ऐसे पानी के अंदर जिसमें एल जाने के बाद वॉइड में जा सकती है। और तब यहाँ पर कई सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर ब्रैनर की। डॉक्टर ब्रैनर एक डेमोगॉर्गन के अटैक होने के बावजूद भी अभी तक नहीं मरे थे और अभी तक जिंदा थे और एल के ऊपर उनकी हर टाइम नजर थी। डॉक्टर ओन्स भी डॉक्टर ब्रैनर के साथ ही काम कर रहे थे पिछले सीजन्स में भी। एल डॉक्टर ब्रैनर को देखते ही भड़क जाती है, बहुत गुस्सा करती है और डॉक्टर ब्रैनर की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है। गार्ड्स आते हैं, एल को पकड़ते हैं। एल सोचती है कि अपनी पावर से वो उनको मार देगी, लेकिन एल के पास उसकी पावर्स नहीं लौटी थी। एल को इंजेक्ट कर दिया जाता है, वहीं पे बेहोश कर दिया जाता है और डॉक्टर ब्रैनर एल को कहते हैं कि बेटा भागने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर वापस आ चुकी हो। यहाँ से डॉक्टर ब्रैनर एल को अपने साथ ही ले जाते हैं, यानी कि अब डॉक्टर ब्रैनर एल के साथ आखिर क्या करना चाहते हैं। जिसके बाद हम वापस से रशिया का पुलिस स्टेशन देखते हैं। हॉपर पकड़ा गया था और सारे लोग उस पे हंस रहे थे कि वो भाग के गया, ये तो बहुत उसने बड़ा काम किया, लेकिन वो बच के जा नहीं पाया क्योंकि उसकी कंप्लेन कर दी गई थी। और इसी के साथ में 2 अमेरिकन और पकड़े गए हैं और एक रशिया का पुलिस वाला भी पकड़ा गया है। अब अमेरिकन इन रशियंस के लिए कोई काम का नहीं था, इसीलिए उसे ऐसी जगह पे भेज दिया गया था जहाँ पे जल्द ही उसकी मौत आने वाली है। उस जेल में आने के बाद हॉपर सबसे पहले उसे रशियन पुलिस वाले से मिलता है जो कि ऑलरेडी पिटा हुआ था और वो भी उस जगह पे था जहाँ पर गद्दारों को रखा गया था। हॉपर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन ये रशियन पुलिस वाला समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है, यूरी ने उसे धोखा दिया है। इतने पैसे लेने के बावजूद वो किसी का सगा नहीं हो पाया। रशियंस के पास जाके उसने अपना सारा मुंह खोल दिया। अब हॉपर यहाँ पे इस पुलिस वाले को मार के भी क्या करता, गलती तो आखिर हॉपर की थी, ऐसा हॉपर समझ रहा था कि उसे हिम्मत करनी ही नहीं चाहिए थी कभी यहाँ से भागने की। इसके चक्कर में जॉयस फंस गई। यहाँ सेम टाइम पे हम यूरी को देखते हैं जिसने जॉयस और मरी को बांध रखा था। अलास्का से वो उन दोनों को रशिया ले जाने वाला था और कहता है कि वहाँ तुम्हारे बहुत दाम मिलेंगे और ये दोनों भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि प्लेन चलाना सिर्फ और सिर्फ यूरी को आता है। अगर यही मर गया तो इसका मतलब कि ये दोनों भी मरेंगे। दूसरी तरफ एडी अपने दोस्त के घर पे अकेला था, वो खाना वगैरह बना के खा रहा था। इसी के साथ में वो डस्टिन वाले ग्रुप को कॉल करता है कि अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ खाना वगैरह लेकर आओ, मैं यहाँ पे अकेला रह के पागल हो रहा हूँ। नैन्सी गुस्से में आ जाती है क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से एडी और फालतू की बातें कर रहा है। यहाँ ये लोग नैन्सी के घर पे थे, जहाँ से डस्टिन अब नैन्सी के साथ ही चला जाता है। नैन्सी यहाँ मैक्स के पास आके बैठती है क्योंकि इस टाइम यहाँ कोई भी लड़की ग्रुप में नहीं थी और एक नैन्सी ही थी जो कि मैक्स की बातें समझ सकती थी। यहाँ मैक्स ड्रॉ करने लगती है जो भी उसने अपने विजन्स में देखा था। ये ड्राइंग देख के ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी जगह के पीसेज हैं और अगर इन्हें एक कर दिया जाए तो इनसे निकल के आने वाली चीज वेक्ना के बारे में बता सकती है। मैक्स उस जगह के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे वो जगह बिल्कुल रेड थी। वहाँ पर एक घर था जो कि पूरी तरीके से टूटा फूटा था, मानो कि वेक्ना वहीं पे रहता हो। यहाँ पे डस्टिन और नैन्सी काम पे लग जाते हैं और मैक्स ने जितनी भी चीजें ड्रॉ करी थी, अगर उन चीजों को एक साथ में बनाया जाए कुछ पेपर्स को फोल्ड करके, तो ये सब कुछ
कुछ एक घर के जैसे दिखाई दे रहे थे और ये घर बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा था जो कि मैक्स ने अपने विजन में देखा था और नैन्सी ने भी इस जगह को पहले भी देखा था क्योंकि ये घर विक्टर क्रील का था और ये नैन्सी ने न्यूज़पेपर में देखा था। सीन यहाँ एल पे शिफ्ट होता है। जैसे ही एल होश में आती है तो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती है कि वो वापस से लैब में पहुंच चुकी है जहाँ पे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले हो। वो कैमरे को भी देखती है, दरवाजा खोल के बाहर निकलने की कोशिश करती है और भागने की कोशिश करती है एग्जिट से, लेकिन वो एक हॉल के अंदर पहुंचती है, रेनबो हॉल के अंदर, जहाँ पे काफी सारे बच्चे एक साथ के अंदर है और एक लड़का उसे बार बार के अंदर वेलकम करता है और कहता है कि तुम उठ गई, आज हमें बहुत काम करना है। एल वहाँ से बाहर निकलती है, दूसरे कमरे में जाती है, तभी उसे वही कमरा मिलता है। फिर बाहर निकलती है, लॉबी में जाती है, एग्जिट में जाती है, तब भी उसे वही कमरा मिलता है। घूम फिर के एल एक ही जगह पे फंस चुकी थी और असल के अंदर ये सब कुछ डॉक्टर ब्रैनर और डॉक्टर ओन्स का किया धरा था। इन सब ने मिलके एल को वॉइड में भेजने की कोशिश करी ताकि वो अपने पुराने टाइम को याद कर सके, पुरानी चीजों को वापस से दोहरा सके और एल को उन चीजों से लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। एल उस विजन के अंदर थी नहीं बल्कि एल को भेजा गया था वही सारे विजन्स के वीडियोस दिखाकर। यहाँ सीन कैलिफोर्निया में शिफ्ट होता है जहाँ पे जॉन के साथ माइक और विल थे और साथ ही साथ आर्गेल भी था जिन्होंने मिलके उस एजेंट को दफना दिया था क्योंकि अगर वो खुला किसी को मिला तो भी ये बच्चे ही पकड़े जाएंगे। आर्गेल एक लाश को देख के बुरी तरीके से डर चुका था, इसी कारण उसने नशे भी बहुत लेवल तक के कर लिए थे। वो पागल पागल जैसी बातें करने लगा था। जॉन उसको समझाता है कि थोड़े शांत हो जाओ और अपने अच्छे टाइम को याद करो और वापस जाके और नशा करो। माइक और विल साइड के अंदर बैठ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों पहले की बात याद करने लगते हैं कि आखिर उस एजेंट ने मरने से पहले क्या कहा था कि एल खतरे में है और कोई नीना प्रोजेक्ट इन सब का क्या लेना देना है एल से। आर्गेल वहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखने वाला था लेकिन वो पेन काम ही नहीं कर रहा था। असल के अंदर वो पेन एजेंट ने मरने से पहले इन्हें दिया था। तभी माइक को क्लिक होता है कि आखिर वो एजेंट मरते टाइम कोई बंद पेन हमें क्यों देगा और वो अपने पास में भी बंद पेन रख के क्यों घूमेगा। माइक उस पेन को खोलता है और तभी इन लोगों को एक चिट मिलती है जिसके अंदर एक नंबर लिखा था, वही नंबर जिसके बारे में एजेंट बात कर रहा था कि इस नंबर पे तुम्हें बात करनी है। यहाँ हमें रशिया का जेल दिखाया जाता है जहाँ पर एक सीन के अंदर अब देखते हैं कि पुलिस वाले एक गार्ड को सफाई करने के लिए कहते हैं और वहाँ पर एक कटा हुआ हाथ भी पड़ा था। तो आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जो कि इंसान को खा रहा है। और इसी के साथ में एक पुलिस वाला आके उसी रशियन पुलिस वाले को कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गद्दारी करी है, तुम तो गए समझो। ये रशियन पुलिस वाला कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरे फोन कॉल्स वगैरह सब चेक कर सकते हो, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूँ। लेकिन उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता। इसी कारण वो हॉपर के पास आके बैठ जाता है। वो हॉपर को कहता है कि हम जल्द ही मरने वाले हैं, इतना तो मुझे पक्का पता है क्योंकि इस जगह पे रोज कोई ना कोई मरता ही है। हॉपर बार बार में पछताने लगता है कि आखिर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जॉयस को यहाँ पर बुला के उसके पास जो आखिरी होप थी जॉयस वो भी खतरे में पड़ चुकी है। हॉपर यहाँ पे अपनी स्टोरी इसे पुलिस वाले को बताने लगता है कि सालों पहले जब वो यंग हुआ करता था तो वो एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर काम करता था। उसी केमिकल फैक्ट्री के अंदर ना तो वो कोई मास्क लगाता था ना ही कोई ग्लव्स पहना करता था। इसके कारण हॉपर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसी कारण वो मस्त काम किया करता था। लेकिन उसकी गलती की सजा आगे जाकर उसकी फैमिली को मिली। जब हॉपर की बेटी हुई तो कुछ सालों तक उसकी बेटी बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर है और ऐसा कैंसर जो कि हॉपर की जीन्स में था क्योंकि वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। और उसकी बेटी के जाने के बाद हॉपर पूरी तरीके से नशे में चला गया। तब उसकी लाइफ में जॉयस और एल आए। हॉपर को लगा कि उन दोनों को हॉपर की जरूरत है, लेकिन असल के अंदर हॉपर को उन दोनों की जरूरत थी। हॉपर बहुत पछताता है खुद के इस डिसीजन को लेकर। हम यहाँ पर एडी के अंकल का घर देखते हैं जिनके पास में डॉक्टर ओन्स के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। जब घर के अंदर जाके ये लोग देखते हैं तो घर के रूफ के ऊपर एक बहुत बड़ी दरार बनी हुई थी। अब गाइस ये दरार बनी हुई क्यों है और इसका क्या मतलब है, गाइस ये चीज आपको आगे आने वाली चीजों में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि एक तरीके से ये दरवाजा है। जब ग्रेस मरी थी तो उसके मरने से यहाँ पर एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खुल गया था। सेम टाइम पे हम यहाँ पे ग्रेस का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग एक साथ में ग्रेस को याद करने के लिए पहुंचे थे। और तभी यहाँ पे जेसन के ग्रुप का एक मेंबर आता है एक पिक्चर लेके। एडी के ग्रुप के अंदर और लड़के भी खड़े थे, डस्टिन के साथ में ल्यूकस भी था। और अब जेसन को पता चल जाता है कि ल्यूकस ने उसे साफ साफ धोखा दिया है। ये सारे के सारे एडी के साथ मिले हुए हैं और इन सब लोगों ने मिलके ही ग्रेसी को मारा है क्योंकि वो हेल फायर का ग्रुप चलाते हैं। ये लोग मिलके किसी की बलि भी दे सकते हैं और जरूर इन्होंने ही ग्रेस को मारा होगा। तो अब तो एडी को ढूंढना ही है। इन्हें एक लड़के के बारे में पता चलता है जिससे कि एडी ड्रग्स लिया करता था। यहाँ नैन्सी के साथ में बाकी सारे लोग पहुंच जाते हैं विक्टर के घर पे क्योंकि इनके बारे में मैक्स के थ्रू पता चला था। यहाँ इस दरवाजे को अच्छी तरीके से सील कर रखा था, लेकिन स्टीव और नैन्सी मिलके उस दरवाजे को खोल देते हैं और कांच को तोड़ के ये लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर जाते ही इन्हें काफी अजीब फीलिंग आती है क्योंकि घर के अंदर हर एक सामान पड़ा था, मानो कि लोग बस यहाँ से भाग गए हैं। सब दो दो के ग्रुप में इधर उधर बढ़ जाते हैं और चीजों को ढूंढने लगते हैं कि या तो इन्हें यहाँ पर वेक्ना मिलेगा या फिर वेक्ना से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीजें तो
तो जरूर मिलेगी। यहाँ पे लाइट्स भी बार बार में ब्लिंक कर रही थी, इसका मतलब था कि वेक्ना आसपास ही है। यहाँ पे जब यूरी प्लेन चला रहा था तब यहाँ पे जॉयस और मरी आपस में बात करते हैं कि कैसे भी करके इन्हें यहाँ से भागना ही है। जॉयस को पता चलता है कि यूरी सुन नहीं रहा है, उसके कान के अंदर हेडफोन्स लगे हैं, यानी कि अगर ये कोई शोर करेंगे या अपने हाथ खोलने की कोशिश करेंगे तो भी उसे कुछ नहीं पता चलेगा। जॉयस यहाँ पे मरी को कहती है कि तुम तो ब्लैक बेल्ट थे ना, तो मारो ना उसको। तो मरी कहता है कि यार मैं ब्लैक बेल्ट बच्चों के सेशन में था, मैंने बस बच्चों को हराया था, उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं कर सका। इसका मतलब था कि मरी एक नंबर का फुद्दू निकला, वो वहाँ से भाग निकल सकता था जॉयस को बचा के, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सेम टाइम पे हम एल को देखते हैं जो कि बार बार में बचने की कोशिश करती है और उसके बाद में कैमरे पे जाके चिल्लाती कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। एल वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसे आईने के अंदर वो खुद दिखाई देती है, बचपन वाली एल। देखते ही देखते एल की हार्ट बीट हद से ज्यादा बढ़ रही थी। डॉक्टर ओन्स डॉक्टर ब्रैनर को कहते हैं कि प्लीज इसे रुकवाइए, नहीं तो वो मर जाएगी, लेकिन डॉक्टर ब्रैनर इस टाइम भी वो चीजें नहीं रोकते हैं और एल को वॉइड के अंदर कहते हैं कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें तैरना पड़ेगा, तुम्हें अपनी चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। तब जाके एल को कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती है और वो उस मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। जो लड़का उसे बार बार में बात कर रहा था वो उसे बात करती हुई आगे बढ़ती है और लाइन के अंदर खड़ी हो जाती है। तब उसे आगे का विजन आना शुरू करता है कि डॉक्टर ब्रैनर आ रहे हैं और सारे बच्चों से मिल रहे हैं। इन चीजों से एल की हार्ट बीट हद से ज्यादा तेज हो जाती है, मानो कि ये सारी चीजें उसी टाइम पे रोकनी पड़ेगी। और तब हम एल को देखते हैं उसी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर एल के आसपास काफी सारी स्क्रीन्स लगी हुई थी ताकि उसे वॉइड में भेजा जा सके। यहाँ हम जॉन, माइक और विल को देखते हैं जो कि पास ही में एक फोन बूथ पे जाते हैं और उस नंबर के ऊपर कॉल करते हैं। नंबर के ऊपर कॉल करने से पता चलता है कि कॉल उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक कंप्यूटर है, यानी कि ये इस कंप्यूटर को ट्रेस कर सकते हैं कि ये फोन कॉल इन्हें कहाँ से मिला है। लेकिन उसे ट्रेस करने के लिए कोई अच्छे हैकर की जरूरत है और उस हैकर के पास में जाने के लिए इन्हें सॉल्ट लेक सिटी में जाना पड़ेगा। माइक का पूरा पूरा इशारा था सूजी की तरफ। जॉन और विल भी समझ गए थे कि माइक यहाँ सूजी की बात कर रहा है क्योंकि सूजी ने पिछली बार भी इन लोगों की जान बचाई थी एक कोड को क्रैक करके, और अब भी इन्हें सूजी से मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ हम जेसन के ग्रुप को देखते हैं जो कि उसी घर के अंदर पहुंच चुका था जहाँ पे एडी छुपा हुआ था। एडी को पता चल जाता है कि ये लोग उसे ढूंढ ही लेंगे। जेसन का ग्रुप जब घर के अंदर आता है तो इन्हें स्टोव के ऊपर खाने की चीजें मिल जाती है जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई छुपा हुआ है। एडी यहाँ पे कॉल करके डस्टिन को बताने की कोशिश करता है कि प्लीज मेरी जान बचाओ, मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। लेकिन तब तक ये सारे बच्चे विक्टर के घर के अंदर चीजों को ढूंढने में लग रहे थे। स्टीव को एक कमरे के अंदर जमीन के नीचे कुछ चीजें मिलती है, उसके अंदर कंटेनर रखे हुए थे और कंटेनर के अंदर स्पाइडर्स थी। इसी के कारण स्टीव खुद बुरी तरीके से डर जाता है और बाहर आ जाता है। आखिर घर के अंदर कंटेनर्स के अंदर स्पाइडर कौन पकड़ के रख सकता है? गाइस, इसकी भी एक थ्योरी है जो कि हमें धीरे धीरे करके आगे पता चलेगी। हम यहाँ नैन्सी को देखते हैं जो कि स्टीव से बात करती है कि वो बहुत थैंकफुल है कि आज भी स्टीव इन सब लोगों के साथ में है। स्टीव यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता है कि रॉबिन और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो नैन्सी कहती है कि ये बात पहले ही रॉबिन क्लियर कर चुकी है, तो वापस से वो क्यों क्लियर कर रहा है? यहाँ पर मैक्स के साथ में ल्यूकस था। ये दोनों भी आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि मैक्स की जान ल्यूकस ने बचाई थी और अब इन दोनों के बीच में भी चीजें धीरे धीरे करके ठीक होने लगी थी। लेकिन तभी इन दोनों को पता चलता है कि काफी सारे लाइट्स एक साथ में ब्लिंक कर रहे हैं। लैंप ब्लिंक कर रहा है, रूफटॉप की लाइट्स ब्लिंक कर रही है, इनके टॉर्च ब्लिंक कर रहे हैं। सभी अपने अपने टॉर्च को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। सीन यहाँ एल के पास में शिफ्ट होता है। एल एक ऐसे सीन के अंदर थी जहाँ पे डॉक्टर ब्रैनर सारे बच्चों के ऊपर टेस्ट कर रहे थे कि कौन एक रिंग लाइट को पूरी तरीके से जला सकता है। बच्चे कोशिश करते जा रहे थे लेकिन जब एल का नंबर आता है तो सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। एल बहुत कोशिश करती है ताकि वो उस बल्ब को जला सके लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाती है और बच्चे उस पे हंसते जाते हैं। एल की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि शायद अगर वो कोशिश करे तो पूरा का पूरा रिंग लाइट ही जल जाए, लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं हो पाता। थोड़ी सी लाइट जलते से ही वो बंद हो जाती है और एल देखती है कि उसके पूरे हाथ खून से भरे हुए हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो देखती है कि वो पूरे लॉबी के अंदर खून ही खून पड़ा है। कई सारे बच्चे, कई सारे डॉक्टर्स मरे हुए हैं। डॉक्टर ओन्स यहाँ पे डॉक्टर ब्रैनर को कहते हैं कि अब तो आप इस चीज को रोक ही दीजिए क्योंकि एल को उस वक्त के अंदर भेजा जा रहा था जब एल ने काफी सारे बच्चों को एक साथ मारा था। तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन है ये सबको जानना था। यहाँ पे जॉयस के सामने एक छोटा सा कंटेनर रखा हुआ था जिसके अंदर काफी सारा पीनट बटर रखा हुआ था। वो पीनट बटर के बॉक्स को नीचे गिराती है जिससे निकलने वाले कांच से वो खुद के हाथ काटना चाहती थी, लेकिन कुछ ही देर के अंदर ये बात यूरी को पता चल जाती है और वो प्लेन को ऑटो पायलट पे डाल के इनसे लड़ने के लिए आता है और इन्हें बांधने के लिए आता है। न जाने कैसे मरी के अंदर की आत्मा वापस से जग जाती है और पहली बार उसका फाइटर रूप दिखाया जाता है। मरी यहाँ पे यूरी के साथ में शानदार वाली फाइट करता है, उसे बुरी तरीके से मारता है, लेकिन मरी यहाँ पे यूरी को इतना ज्यादा जोर से मारता है कि यूरी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जॉयस ने साफ कहा था कि प्लेन चलाना किसी को नहीं आता तो इसे बेहोश मत होने देना। वहाँ पर गोलियां भी चली थी, इसी कारण प्लेन धीरे धीरे करके क्रैश
क्रश होने लगता है। मरी और जॉयस प्लेन को संभालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद वो एक फॉरेस्ट में बुरी तरीके से क्रैश करते हैं। फिर भी तीनों जिंदा बचे हुए थे। यहाँ सीन विक्टर के घर पे शिफ्ट होता है। सारे बच्चे एक साथ में थे और अपनी टॉर्च को देखते हैं, एक साथ जल रही है। टॉर्च को फॉलो करते हुए ये लोग ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। सीढ़ियों से आगे जाने के बाद इन सब की टॉर्च एक साथ में इशारा कर रही थी रूफ के ऊपर। यहाँ जेसन भी जब एडी को ढूंढ रहा था तो सामने उसकी नजर जाती है और उसके बने हुए शेड से वो पहचान जाता है कि जरूर एडी यहीं पे छुपा है। लेकिन तभी वहाँ पे पैट्रिक को भी अलग अलग से ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि पैट्रिक के साथ में भी सेम सिम्टम्स हो रहे थे, यानी कि वेक्ना का अगला टारगेट पैट्रिक भी था। एडी उस टाइम पे पानी के अंदर बोट लेके भाग चुका था। जेसन और पैट्रिक अपने अपने कोट उतार के पानी के अंदर जाने लगते हैं। इधर विक्टर के घर के अंदर जब एक साथ में सारी लाइट्स जल रही थी, इसका मतलब था कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था। लाइट्स जब एक साथ में जलती है तो एक साथ में धीरे धीरे करके बंद भी होने वाली थी, क्योंकि वेक्ना अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर पैट्रिक को पकड़ चुका था। पैट्रिक पानी के अंदर पहले तो गायब होता है। एडी और जेसन दोनों उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी पैट्रिक सीधा पानी से निकल के हवा में चला जाता है। उसके पैर हाथ सब टूटने लग जाते हैं। शक्ल पूरी तरीके से टूट चुकी थी और आंखें भी निकल गई थी। विक्टर के घर के अंदर खड़े सारे बच्चों की लाइट्स बंद हो जाती है और सेम टाइम पे पैट्रिक भी मर जाता है। यहाँ हम एल को देखते हैं, जिसके विजन को रोक दिया गया था, उसे वॉइड में से बाहर निकाला गया था, ऑक्सीजन दी जाती है। जब एल जाग जाती है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उसे वॉइड में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वो डॉक्टर ब्रैनर को बुरी तरीके से मारती है, उसे नीचे गिराती है और बाहर की तरफ भागती है। उसे 2-3 गार्ड्स आके पकड़ते हैं, लेकिन उसी टाइम पे एल की सारी पावर्स आ जाती है और वो अपनी पावर से बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है और सारे के सारे गार्ड्स वहीं पे मर जाते हैं। डॉक्टर ब्रैनर उसके पीछे खड़े थे। एल को गुस्सा आ रहा था डॉक्टर ब्रैनर के ऊपर। एल यहाँ पे डॉक्टर ब्रैनर को भी मारना चाहती है, लेकिन वो पावर्स वापस काम में नहीं आती है। तब डॉक्टर ब्रैनर कहते हैं कि अगर तुम्हें इन पावर्स को वापस लाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम्हारे पापा तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। अब एल को समझ में आ चुका था कि आखिर उसे वॉइड में क्यों भेजा गया था। उसे चीजों को याद दिलाया जा रहा है और उसकी एबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, और एल एक बार फिर से डॉक्टर ब्रैनर यानी कि अपने पापा के ऊपर बिलीव करती हुई उनके साथ चली जाती है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।